Good morning, students. Again, I welcome in the next session of, you can consider the last session of the health and disease, where we have to come across the information related to the cancer, which is indicated mostly by the tumors. So, in the last class, we have discussed about the different types of symptoms, or you can consider the stages, how cancer spread, how it is spreading in the body. So we have studied the tumor formation, then lymph node involvement, and finally metastasis condition. Caution word is given there that will indicate the different types of symptoms or the warning signs, and afterward we have to come across the next process related to the cancer, that is diagnosis. तो हम किसी भी कैंसर के टाइप को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब हमको कैसे पता लगेगा कि किसी पर्सन को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस चीज़ के लिए जैसे आपको पता है कि किसी भी डिसीज़ को एक प्रॉपर लेवल पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, इसके ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे और तब जाके हम किसी डिसीज़ का कंफर्मेशन दे सकते हैं। और जब ये कंफर्म होगा तब हम बताते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल की जा सकती है या फिर प्रोवाइड की जा सकती है। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो कैंसर के बहुत सारे टाइप्स है, वेराइटी ऑफ पार्ट्स में वहाँ पे आपको अफेक्टेड साइड दिख सकती है। तो हर एक कैंसर के लिए हमको कुछ ना कुछ थोड़ी सी वेराइटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बेसिकली सबसे पहला अगर इंडिकेशन मार्क हम लेते हैं तो कैंसर के लिए इंडिकेशन मार्क्स क्या बताया था मैंने, ट्यूमर फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल विच इज फॉर्म ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, या फिर सेल डिवीजन बोल सकते हैं। तो कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए 4-5 अलग अलग वेराइटी की टेक्निक्स यूज़ की जाती है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताना है, इसमें हम लिख सकते हैं दिस इज बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो बायो है, इसका मतलब लिविंग से रिलेटेड है। जो कोई भी डाउटफुल पर्सन रहेगा जिसको हम पेशेंट करके ट्रीट करने वाले हैं, उसके बॉडी में हमको ट्यूमर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के बाद में डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस ट्यूमर में से थोड़ा सा सेक्शन निकालते हैं, थोड़ा सा एक कट निकालते हैं, एक मास ऑफ सेल निकालते हैं और उसको निकालने के बाद में फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन के लिए लिया जाता है। उसकी हिस्टोपैथोलॉजी चेक की जाती है कि उनके सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके सेल डिवीजन के रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सब चीज़ों का फिर वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि अगर वो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा और उसका अगर हम टुकड़ा निकाल के अगर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या होगा, कंपैरेटिवली उसका डिवीजन रेट जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। दूसरी चीज़, कैप्सुलेशन का फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिलेगा, एक कोलेजन का कवरिंग वहाँ पे मिलता है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का। तो इससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो ट्यूमर का सेक्शन हम ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए वो मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी लिविंग पर्सन है, जो पेशेंट है जिसको हम कैंसर का डाउटफुल केस निकाल रहे हैं, उसके बॉडी में से जहाँ पे ट्यूमर मिलेगा हम उस ट्यूमर को कट करेंगे, एक इंसिजन लेंगे उसका, उसके बाद में वो फ्रैगमेंट, वो सेगमेंट हम माइक्रोस्कोप में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए स्टडी करेंगे। और फाइनली अगर उसमें अनलिमिटेड सेल की ग्रोथ अगर दिखती है, सेल डिवीजन का रेट अगर वहाँ पे मैक्सिमम दिखता है, तो देन यू कैन कंक्लूड इट एज अ पार्ट ऑफ ट्यूमर, दैट इज कैंसरस ट्यूमर। ठीक है, दूसरी टेक्निक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सरे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं बॉडी में एक्सरे से ये एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल जो होता है वो हम जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी पर्सन का एक्सरे अगर निकालते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो गया, बोन कैंसर हो गया, या फिर हम बोन कैंसर से रिलेटेड भी दिखाएंगे। तो मैंने बताया था उस दिन कि सभी चीज़ों को पेनिट्रेट करते हैं एक्सरे और डायरेक्टली बोन पे जाके रुकते हैं, उसको पास करके नहीं जा सकते। तो एक विजुअलाइजेशन मिलता है, एक इमेज मिलती है ब्लैक एंड वाइट कलर में, और उस इमेज के आइडेंटिफिकेशन में हमको पता लग जाता है कि कहीं उसमें आपको ट्यूमर दिखता है या नहीं दिखता है। बहुत सारे जगह पे हम ये भी करते हैं कि जनरली जिसको नाम दिया जाता है सोनोग्राफी। ये भी एक टेक्निक है, डॉपलर जिसको कहा जाता है। तो स्पेशली सोनोग्राफिक टेस्ट में आपको तो पता है कि एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जनरली यूज़ की जाने वाली ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है। लेकिन जैसे कोलन कैंसर ले लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल में है, मैंने जैसे बताया था कि इंडाइजेशन होगा तो वो 2-3 दिन के लिए हो सकता है, बराबर है। बाकी अगर वोमिटिंग जैसे कंडीशंस या फिर कहीं पे आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशन आती है तो वो भी 2-4 दिन 8 दिन तक आपको दिख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये सभी शिकायतें हमको दिख रही है, एबनॉर्मेलिटीज अगर कंटिन्यूसली दिख रही है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कहीं उस एलिमेंट्री कैनाल के इस पार्ट में
जिसको हम कोलन या फिर रेक्टम बोलते हैं, यहाँ पे कोई ट्यूमर तो नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहा तो वो किसी दवाई से, किसी ट्रीटमेंट से वो इजीली ट्रीट भी हो जाता है और ये पैसेज जो है वो ओपन हो जाता है और फिर डिफिकेशन की जो प्रोसेस रहेगी वो कॉमन लेवल पे या फिर नॉर्मल लेवल पे परफॉर्म होते हुए दिखती है, जिसको हम इजेशन बोलते हैं। लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे ट्यूमर होगा तो ट्यूमर क्या करता है, फिर कंटिन्यूसली एनलार्ज होते जाता है और ये जो पासिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ये यहीं पे रुकता है। तो कंसिडर कीजिए एक कोलन कैंसर जैसे, रेक्टल कैंसर जैसे पार्ट में अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए आप सोनोग्राफिक टेस्ट कर सकते हो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड। फिर उसके बाद में आपने सुने होंगे, चौथे नंबर पे हम दिखाएंगे वो है MRI। ठीक है, MRI स्कैनिंग कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम उस पेशेंट को रखते हैं, रखने के बाद में वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे बॉडी में प्रोटॉन से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, कुछ एमिशंस निकलते हैं, उन एमिशंस को वो कन्वर्ट करके एक इमेज फॉर्म करती है। तो इस रेजोनेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके फाइनली कहीं ना कहीं एक बॉडी के अंदर के पार्ट में ट्यूमर को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फाइनली उस इमेजिंग से हमको पता लगता है कि ट्यूमर वहाँ पे एनलार्ज है, नहीं है, या फिर वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे कहीं ना कहीं MRI स्कैनिंग से भी कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप देखोगे जिससे आपको पता लगता है कि किसी भी तरीके के कैंसर को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में भी पता लग जाता है, RBCs WBCs के काउंटिंग के हिसाब से तो वो ब्लड कैंसर है या नहीं है, तो वो भी एक चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये 4 या 5 जो डायग्नोसिस टेस्ट है ये आप लोगों ने कंसिडर करके चलना है, ठीक है। फिर आते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले 2-3 कॉमन जो टेक्निक्स है उसको हम देखेंगे। सबसे पहला सर्जरी, देन कीमोथेरेपी, रेडिएशन। ये 3 तो भी पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। सर्जरी ये प्रिलिमिनरी बेसिस पे है। कल मैंने आपको स्टेजेस बताया था कि कोई भी कैंसर जब डेवलप होना शुरू होगा तो वो सबसे पहले किस में डेवलप होता है, ट्यूमर में डेवलप होगा। फिर वो ट्यूमर जब सेकंड स्टेज में जाता है तो मैंने आपको बताया था कि वो कहीं ना कहीं लिम्फ नोड के कांटेक्ट में आता है, लिम्फेटिक सिस्टम के कांटेक्ट में आता है टू मिक्स फॉर द माइग्रेशन। और जैसे ही वो मिक्स होते जाएगा फिर थर्ड स्टेज में हमने बताए थे स्प्रेडिंग एबिलिटी आती है, इन्वेजिवनेस आता है उसमें और कॉन्टैक्ट इनिबिशन उसमें स्टार्ट होता है और फाइनली एंजियोजेनिक फैक्टर्स के रिलीजिंग भी कैपेसिटी वहाँ पे जनरेट होती है। तो ये सब होते वक्त मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि 3 अगर स्टेज हम कंसिडर करेंगे तो तीनों स्टेज में दुरुस्त होने की, ट्रीट करने की प्रोबेबिलिटीज़ भी चेंज होती है। पहले स्टेज में अगर किसी पर्सन का कैंसर रिकॉग्नाइज किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है तो उस पर्सन के बचने के चांसेस मैक्सिमम है। सेकंड स्टेज में आता है तो मैंने आपको एक अप्रॉक्सीमेट बताया था कि 60% वो बच भी सकता है, 40% पे मॉर्टेलिटी रेट आ सकता है। लेकिन अगर वो थर्ड स्टेज में होगा तो थर्ड स्टेज में हम यहाँ पे कहीं पे भी चांसेस नहीं ले सकते हैं कि उस पर्सन को कोई किसी भी तरीके से बचाया जा सकता है। क्यों? तो वो स्प्रेडिंग कंडीशन में आ चुका है। तो ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि किसी भी कैंसर पेशेंट को जब ट्रीट किया जाता है तो सबसे पहले उसका डायग्नोसिस होना ज़रूरी है कि कैंसर कौन से स्टेज में डेवलप हो चुका है, वो पहले में है, दूसरे स्टेज में है या फिर थर्ड स्टेज में है। तो जैसे स्टेज होगा उसके हिसाब से फिर हम क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट्स को अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि कोई भी एक पेशेंट या फिर पर्सन फर्स्ट स्टेज में उसका कैंसर है, मतलब अभी अभी ट्यूमर उसका फॉर्मेशन हो चुका है, सडनली उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया है और डायग्नोसिस करने के बाद में पता लगा है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, सडनली सर्जरी करेंगे, ऑपरेटिव सर्जरी जिसको कहा जाता है, ऑपरेशंस बोलते हैं हम कॉमनली वहाँ पे। तो ऑपरेशन से क्या होगा, अगर ये इस पार्ट में इस तरीके का अगर ट्यूमर है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेटेड मास आपको दिखता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टली सर्जरी से ये जो ट्यूमर है ये एलिमिनेट कर देंगे, कट कर देंगे इतना सारा पोर्शन और फाइनली कट करने के बाद में फिर उसको निकाल के फेंक देते हैं या फिर एलिमिनेट किया जाता है। उससे क्या होगा, इस ट्यूमर में अगर वो प्राइमरी स्टेज में है तो इसका इन्वेजिवनेस नहीं होगा, ये जाके हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में मिक्स नहीं होगा। और लिम्फेटिक सिस्टम में अगर वो मिक्स नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं हम उसको माइग्रेट होने से, मेटास्टेसिस प्रोसेस में जाने से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल या फिर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्निक प्राइमरी स्टेज में अगर कोई होती है तो वो होती है सर्जरी की टेक्निक, ठीक है।
फिर हम सेकंड टेक्निक की तरफ आते हैं, उसका नाम दिया है कीमोथेरेपी। नाम से ही पता लगा होगा, हाईली एनर्जाइज्ड केमिकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जाइज्ड केमिकल को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और वो यूज़ करने के बाद में हम इसको कहाँ पे भेजेंगे, वी हैव टू इंजेक्ट इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि समझ लीजिए अभी ये अगर ब्लड में अप्लाई करने वाला टेक्निक है तो कैंसर का स्टेज क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहले स्टेज में सर्जरी अगर नहीं होती है और ये अगर स्प्रेड होते हुए ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्लड से हमको निकालना पड़ेगा इसको। और फाइनली हम देखेंगे कि ब्लड से निकालने के लिए फिर हमको नंबर ऑफ केमिकल मटेरियल को ब्लड में रिलीज़ करना पड़ेगा। और ब्लड में जैसे ही हम ये केमिकल्स रिलीज़ करेंगे तो फाइनली हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे उस कैंसरस ट्यूमर के जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स की कैपेसिटी को हम डिवाइड होने से रोक सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे कीमोथेरेपी को यूज़ करते हैं। हाईली एनर्जाइज केमिकल होने की वजह से इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी मिलते हैं, कुछ आपको साइड इफेक्ट भी मिलेंगे। जैसे आपने देखे होंगे कि जो भी पेशेंट रहता है उनके बाल जनरली झड़ जाते हैं, हीट इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाती है, स्किन की टोटल लेवल जो है वो ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। और ड्राई स्किन में हमेशा हेयर फॉलिंग कंडीशन हमको दिखती है, ड्राई स्किन का फॉर्मेशन होना, ड्राइनेस जनरेट होना, ठीक है। और उन लोगों में थोड़ा सा मेंटल भी थोड़ा सा डिप्रेशन जनरेट होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट आपको इस कंडीशन में ड्रॉबैक के फॉर्मेट में दिख सकते हैं। तीसरा लिखेंगे रेडिएशन। देखना पड़ेगा कि कोई भी कैंसर का पार्ट जो है वो सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है या फिर कौन से स्टेज में है। तो स्टेज के हिसाब से आप रेडिएशन भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप देखोगे एक चीज़ इसमें भी डेवलप्ड होते हुए कॉमन दिख रही है, रेडिएशन से कैंसर भी होता है और रेडिएशन को यूज़ करके हम कैंसर को ट्रीट भी कर सकते हैं। क्योंकि रेडिएशन में एनर्जी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसी एनर्जी का यूज़, इसी हीट का यूज़ हम उस सेल को डेड करने के लिए कर रहे हैं, उसके डिवीजन को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारे रेडिएशंस यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन, उसके हिसाब से रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। और फाइनली ये तीन में से जो भी टेक्निक यूज़ करना है उसके लिए फाइनल आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट के कैंसर के डेवलपमेंट की स्टेज, उसके ऊपर कंप्लीट ट्रीटमेंट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। चौथा टेक्निक मैं इसके बाद में आपको दे रहा हूं यहाँ पे, ये है कंबाइंड थेरेपी, ठीक है। नाम से ही पता लगा होगा। ये थेरेपी जनरली कब यूज़ करते हैं, तो लास्ट स्टेज में जब मेटास्टेसिस होता है तब। तो आपको पता होगा कि थर्ड स्टेज में अगर किसी पर्सन का कैंसर डेवलप हो रहा है या फिर हो चुका है तो आप मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल टारगेट साइट में ट्यूमर का फॉर्मेशन देखने वाले हो। तो कितने जगह पे हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा उस पेशेंट के लिए कि उतने ज़्यादा सर्जरीज को वो हैंडल कर सकता है, बराबर है। तो इसीलिए फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उस टाइम पे एक आध जगह पे सर्जरी, उसके जगह पे कीमोथेरेपी, फिर उसके साथ, नहीं तो फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी एक साथ, या फिर रेडिएशन या फिर सर्जरी एक साथ। वो देखते हैं कि उस पर्सन का स्टेटस कैसा है, उसकी हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है और उसके इम्यूनोलॉजिकल पावर्स कितने काम कर रहे हैं, और इसके हिसाब से फिर क्या किया जाता है, कंबाइंड थेरेपी यूज़ किया जाता है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो ये है, आप इसमें आयुर्वेदिक बोल सकते हो, अल्कोलॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोलॉइड प्लांट के हिसाब से विंका रोजिया, ये प्लांट ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। विंका रोजिया या फिर विंका रोजियस करके प्लांट है, इसमें से दो केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है। एक है विनक्रिस्टीन और दूसरा है विनब्लास्टीन। ये दोनों केमिकल्स ऐसे हैं जो जनरली ल्यूकेमिया कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। आपने नाम सुने होंगे, ये प्लांट का नाम साइंटिफिक है विंका रोजिया, सदाफुली जिसको कहा जाता है, सदाबहार का पेड़ जिसको बोलते हैं, जिसको हमेशा फ्लावर्स आते रहते हैं, वहाँ से निकलने वाले ये केमिकल कंटेंट्स है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। और इन केमिकल्स का यूज़ हम जनरली ब्लड कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। तो ल्यूकेमिया कंडीशन के केस में ये बेटर यूज़ दिया गया है, या फिर इसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है नाम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। रिसेंटली एक टेक्निक लॉन्च हो चुकी है जिससे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर उसके लिए कुछ तो भी लाइफ स्पैन को एक्सटेंड कर सकता है, उसको कहा जाता है इम्यूनो थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब क्या है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को लाइए, यहाँ पे आपको पता होगा, शायद सुने हैं या नहीं सुने हैं,
मैम, इसका लॉन्ग फॉर्म लिख रहा हूं मैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। रैट के बॉडी में, रैबिट के बॉडी में इनको जनरेट किया जाता है, दो सेल का फ्यूजन किया जाता है। फ्यूजन मतलब कॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग होती है, जिसमें एक साइड का सेल जो है वो ह्यूमन का है, एक साइड का सेल जो है वो रैट का सेल होता है। दोनों साइड में दो अलग अलग तरीके के कैपेसिटीज जनरेट रहते हैं, और दोनों कैपेसिटीज़ में आप अगर देखेंगे तो स्पेशली एक सेल की कैपेसिटी है मैक्सिमम एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना, ये उसकी एक कैपेसिटी है, और दूसरे सेल की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम टाइम वो मल्टीप्लाई हो, मतलब उतने ज़्यादा सेल्स बनेंगे जितने ही आपको जितने ज़्यादा सेल्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा आपको एंटीबॉडीज़ के मॉलिक्यूल रेडीमेडली मिल सकते हैं। और इसीलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का नाम ध्यान में रखना है। ये रिसेंट टेक्निक्स है जो इम्यूनोथेरेपी करके यूज़ की जाती है। और इम्यूनोलॉजी की कुछ बैरियर्स भी है, जैसे इंटरल्यूकिन्स है, इंटरफेरॉन्स है, आपको पता है टी सेल से टिश्यू रिजेक्शन की कैपेसिटी होती है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कैंसर के सेल के अगेंस्ट में वो टी सेल का भी रोल होता है हमारे नेचुरल इम्यूनिटी से। तो अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स, अलग अलग तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो स्पेशली आप लोगों ने कंक्लूड करना है यहाँ पे, और यहीं पे आपका ये टॉपिक जो है कैंसर का वो ओवर होता है। अगर कोई डाउट्स रहते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो।